सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 335। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन अगर ऑलरेडी देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ूफेंग एल्डरली को रोक करके उनसे कहता है कि एल्डरली इन्हें जाने दो, इसके अलावा उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तो एल्डरली थोड़ा चौंकते हुए कहते हैं कि क्या इनका खुद का मिशन। तो ज़ूफेंग कहता है कि हाँ, वरना फिर मैं यहाँ पे इन लूजर्स को आपके साथ अकेला क्यों लेकर के आता, मुझे फिर से वापस खींचने के लिए। तो ये सुन एल्डरली कहते हैं कि ओह, तो तुम ये कर रहे हो। तो ज़ूफेंग कहता है कि हाँ, यही तो इनका मिशन है। एम्परर ने इनको यहाँ पे भेजा हमारी ल्यू क्लैन में शामिल होने के लिए। ये कोई उसकी ओर से हमारे लिए हेल्प नहीं थी, बल्कि एम्परर की ओर से इनको ये मिशन दिया गया था कि ये लोग हमारी सारी इंफॉर्मेशन एम्परर को देते रहें, यहाँ तक कि ल्यू क्लैन के पावर में आने से पहले ही एम्परर ने यहाँ पे इन लोगों को मोल्स खेलने के लिए भेजा था। इसलिए तो मैंने इस पूरे समय एल्डरली को इन्हें संभालने के लिए दिया था और उन्हें वही रिपोर्ट करनी थी जो कि हम एम्परर को देना चाहते थे। और अब आखिरकार फाइनली उन्हें इतने लंबे समय तक खिलाने के बाद आखिरकार उनका पूरी तरीके से यूज हो गया है और हम एम्परर को जो भी कुछ रिपोर्ट देना चाहते थे वो अब पूरी हो चुकी हैं। तो अब ज़ूफेंग की ये सारी बातें सुन करके एल्डरली भी उससे पूछते हैं कि अब ऐसा क्यों, एम्परर आपको ही अकेला टारगेट क्यों नहीं बना रहा है। लेकिन अगर इम्पीरियल फैमिली यहाँ आकर के रीजेंट स्टेट के साथ मिल गई तो हम लोग तो जल्द ही पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो एल्डरली की ये बात सुन ज़ूफेंग कहता है कि एल्डरली, ये बात सिर्फ आधी ही सच है। एम्परर सिर्फ केवल मुझको ही नहीं बल्कि वो हर किसी को टारगेट बना रहा है और अकेले रोड को अपनाने का मतलब है कि ये पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है, फिर चाहे वो कोर्ट में हो या फिर बाहर। एल्डरली, आपको क्या लगता है कि वो अभी किसको मारना चाहता है। तो एल्डरली कहते हैं कि ऑफ कोर्स वो तुम हो जिसको कि एम्परर सबसे पहले मारना चाहता है, यहाँ तक कि तुम्हें मारने के लिए तो उसने सातों हाउसेस को डीमन प्योरिंग डिग्री का यूज करने के लिए भी कह दिया है। तो एल्डरली की ये बात सुनने के बाद ज़ूफेंग हंसते हुए उनसे कहता है कि नहीं, आप गलत हो। वो अभी फिलहाल इन सभी चेस के पीसेसों से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि अगर वो इतनी जल्दी मुझसे ही छुटकारा पालेगा तो ये नेशन कैसे बदल पाएगा, क्योंकि इससे रीजन स्टेट को सभी हाउसेस मिल जाएंगे जिसके के बाद वो कोर्ट के बाहर सबसे बड़ी पावर बन जाएंगे और एम्परर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन के रह जाएंगे। और इसके अलावा कोर्ट में होते हुए भी जुगे चेंगफेंग हर कदम पे उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो ये कुछ ऐसा है जिससे कि वह हर कीमत पर छुटकारा पाना चाहता है। इसलिए हम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद वो एम्परर न केवल हमारी इस बात को अपनी गलीचे में छुपा करके रखेगा बल्कि वो मेरी यहाँ पे इस सब में मदद भी करेगा। तो भाई ज़ूफेंग की ये सारी बातें सुन करके एल्डरली का सर तो भाई पूरी तरीके से चकरा गया होता है। उनको इस सब के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी ढंग से समझ में नहीं आया होता है। वो ज़ूफेंग से कहते हैं कि क्या एम्परर हमारी हेल्प करेगा, मगर लेकिन क्यों। तो ज़ूफेंग कहता है कि वास्तव में मैं अभी तक कुछ नहीं कर सकता, वरना रीजन स्टेट को फ्रीली अकेला शासन करने को मिल जाएगा। मुझे खबर मिली है कि उसने रीजन स्टेट की मदद करने के लिए यहाँ पे अपने सभी डिवाइन ड्रैगन्स को भेजा है। मदद करना तो ठीक है, लेकिन ये उसने हमसे लड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक छोटा सा छिपा हुआ भेष मात्र है। वो नहीं चाहता कि हम इस सेटलमेंट में बने रहें, लेकिन जब मैं अपना कदम उठाऊंगा, क्योंकि रीजन स्टेट मुझसे स्ट्रॉन्गर है, तो वो मुझसे अधिक तेजी से अपना कार्य करेगा और उस समय मदद रीजेंट स्टेट को नीचे खींच लेगी, जिससे हमें ताकत बनाने में और फाइट लड़ने के लिए काफी ज्यादा जगह मिलेगी और हम बराबरी पे आ जाएंगे। और यही एम्परर के लिए झपटने और हम दोनों से ही निपटने का सबसे अच्छा रास्ता है। लेकिन उन मूर्खों को एम्परर की ओर स्नीच करने देने से मैं वास्तव में उसे बता रहा हूँ कि मैं उसके सबसे बड़े कांटे 7 हाउसेस को हटाने के लिए अपना कदम और अपनी
प्लानिंग बना रहा हूँ। जैसे ही उसे इसके बारे में पता चलेगा डेफिनेटली ये खबर उसका दिन बना देगी और फिर वो फेंग क्यूबाई को हमारे अलाइज के अगेंस्ट रीजन स्टेट के इस अभियान को रोकने के लिए कहेगा। मुझे इन लाशों को वापस लेने, हमें रिफाइन करने का समय देगा और हमें बस यही चाहिए होगा। और फिर जब एक बार हम इन बॉडीज को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे तो इस पूरे टियानियो में हमारे खिलाफ कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद फिर जू फेंग एकदम बैडेस्ट लुक में हंसते हुए कहता है कि ये पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ हमारी होगी। हालांकि एम्परर ने पूरा अक्रॉस बोर्ड और हर कदम को अपने ध्यान में रखा था, लेकिन उसने मेरी किलर मूवमेंट्स को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया था और अब यही चीज उसके डाउनफॉल की वजह बनेगी। तो अब इधर जू फेंग की ये सारी प्लानिंग को समझने के बाद एल्डरली भी जोरों से हंसते हुए कहते हैं कि स्टीवर्ट जू, अगर मैं रफ और गवार हूँ, यहाँ तक कि एक शब्द भी नहीं समझ पाता, मुझे लगता है कि आपकी जीत बिल्कुल निश्चित है। ये बहुत अच्छा है, आप लोग अपनी स्कैमिंग को बिल्कुल खेल की तरह खेलते हैं। अगर यहाँ पे मेरा भी खुद का कोई एक फैक्शन होता तो मैं तो अपनी आखिरी सांस लेने तक आपकी उंगलियों पर घूमता रहता। तो एल्डरली के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा ये वाला सीन खत्म होता है और फिर इसी के साथ में हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डरली अपनी क्लैन के सभी लोगों के सामने खड़े होते हैं और उनके साइड में कार्टो के ऊपर हेल वैली के सभी एंसेस्टर्स की बॉडी पैक रखी होती है। तो एल्डरली अपने सभी मेंबर्स से कहते हैं अब तुम लोग इन बॉडीज को लो और सेफली हमारी क्लैन तक पहुंचा दो। तो इधर जो ल्यू क्लैन के ट्रू मेंबर्स होते हैं वो लोग तो एल्डरली की बात समझ करके उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो उनके पीछे एम्पर के भेजे हुए लोग होते हैं वो एल्डरली की इस बात के ऊपर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो एल्डरली उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दूसरा मिशन है। तो वो लोग कहते हैं कि मिशन? अब आखिर कौन सा मिशन है? तो उन लोगों की ये बात सुन एल्डरली अपनी पावर्स को फुल्ली अनलेस करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारा मिशन ये है कि अब तुम भी इन लोगों की तरह मर के ही इन लाशों में बदल जाओ। तो एल्डरली की ये बात सुन वो एम्पर के लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और कहते हैं कि एल्डरली आप आखिर ऐसा क्यों कह रहे हो? तो एल्डरली एकदम बैडस में अपनी पावर रिलीज करते हुए आगे बढ़ते हुए उनसे कहते हैं कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि तुम लोग इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हो, गंदी चालें खेल रहे हो और इतने ज्यादा डिसोबीडेंट हो रहे हो। इनमें से कुछ के नाम बताओ। क्या तुम लोगों को लगता है कि हम लोग ये नहीं जानते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो एल्डरली की ये बात सुन वो सभी लोग जल्दी से एल्डरली के पाँव में गिर जाते हैं और उनसे डरते हुए कहते हैं कि एल्डरली प्लीज हमारी जान बख्श दो, क्योंकि ये वो चीज नहीं है जो कि हम खुद करना चाहते थे। एल्डरली प्लीज हमें माफ कर दो, हमें इस सब के लिए फोर्स किया गया था। तो इधर दूसरी ओर एल्डरली उनकी एक भी बात नहीं सुनते और अपना हाथ झटकते हुए सामने की ओर अपनी एक पावर स्लैश लगाते हैं, जिस वजह से एक ही झटके में वो सभी लोग पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। और फिर एल्डरली एकदम बैडस लुक में कहते हैं कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। तो इधर एल्डरली के इतने बैडस लुक को देख करके योमिंग वैली के वो तीनों एल्डर्स भी काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और उनमें से तो सबसे ज्यादा हाई एल्डर की फट के 4 हो गई होती है। वो काफी ज्यादा घबराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये लोग कोई हेल के अशुराज हैं और क्या उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता? इस बैटल में उनके ये साथी पूरी की तरीके से वेस्ट हो गए, फिर भी उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने तो इस बात के ऊपर अपनी कोई एक प्रतिक्रिया भी नहीं दी। क्या ये लोग कोई पत्थर के बने हुए हैं और क्या यही है रियल ल्यू क्लैन? और ये जू फेंग वास्तव में कुछ खतरनाक ही व्यक्ति है। तो अब जब वो ये सब देख करके काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, तभी एल्डरली उन्हें आवाज लगाते हैं। तो वो ये प्रिटेंड करने लगते हैं कि यहाँ पे जो कुछ भी हुआ उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। जबकि एल्डरली उन लोगों से कहते हैं कि तुम तीनों सुनो मेरी बात, हमारी ल्यू क्लैन के इन बॉडीज को ले जाने वाले इन लोगों को स्कॉट करो और इन्हें सेफली वापस ल्यू क्लैन में ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना तुम लोग उस समय किसी भी प्रकार की ट्रिक्स का यूज मत करना। लेकिन अगर तुम किसी भी ट्रिक्स का यूज करो तो मैं उससे पहले आप लोगों को बता दूं कि तुम लोगों ने स्टीवर्ट जू के ब्लड वर्म्स को खा लिया है, जिस वजह से हमारा स्टीवर्ट जू 1000 मील तक तुम्हारे ऊपर नजर रख सकता है और अगर उस समय कुछ भी गलत हुआ तो वो वहीं पे तुम्हारे सिर को भी ब्लास्ट कर सकता है। ये सुन वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और एल्डरली से कहते हैं कि हाँ, हम आपकी बात पूरी तरीके से मानेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। एल्डरली हम लोग किसी भी ट्रिक्स के ऊपर बिल्कुल भी कोई भी ध्यान नहीं देंगे। उन
लोगों को इतना समझाने के बाद फिर एल्डरली ज़ूफेंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं स्टीवर्ट ज़ू, अब ये सब कुछ सेट हो गया है। एल्डरली की इतनी बात सुनने के बाद फिर ज़ूफेंग भी उन्हें अपना एक स्क्रोल देते हुए उनसे कहता है कि तो ठीक है फिर एल्डरली, अब आप जल्दी से 1000 तेज आदमियों को इकट्ठा करो। तो गाइस अब इधर ज़ूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट। और वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।